नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर उच्चतम न्यायालय से। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार के विरुद्ध असहमति प्रकट करना राजद्रोह का मामला नहीं है। उच्चतम न्यायालय में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध अनुच्छेद 370 के निरसन पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर एक याचिका की सुनवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय से असंतुष्ट किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। दरअसल भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A में राजद्रोह का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा यदि कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करेगा तो उसे राजद्रोह का अपराधी माना जाएगा। इस धारा के तहत एक व्यक्ति को आजीवन कारावास या अर्थदंड सहित 3 वर्ष तक के कारावास के साथ दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आरोपित व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता और साथ ही उसका पासपोर्ट जब्त अथवा रद्द कर दिया जाएगा। राजद्रोह का मामला राज्य के विरुद्ध अपराधों को शामिल करता है। इसमें विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, शासकीय गुप्तबात अधिनियम आदि के अंतर्गत किए गए सभी अपराध शामिल हैं। रोमेश थापर वाद, केदारनाथ सिंह वाद, कन्हैया कुमार वाद आदि में राजद्रोह कानून के दायरे को सीमित और पुनः परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल तभी राजद्रोह माना जाएगा यदि सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया गया हो, विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसक रीति से गिराने का प्रयास किया जाए, राज्य या जनता की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न किया गया हो। अगली खबर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। भारत हिंद महासागर में जीनोम के प्रतिचित्रण के लिए अपनी पहली परियोजना को प्रारंभ करने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को हिंद महासागर में एकल कोशिका जीवों के भीतर विद्यमान जीनोम और प्रोटियोम के प्रतिचित्रण के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य जीनोम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की खोज में जल, तलछट, प्लवक और विभिन्न जीवों के नमूने प्राप्त करना है। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक समुद्र में जीवों के लिए कोशिकीय स्तर के परिचालनों को समझने के लिए समुद्र में जीन और प्रोटीन की पहचान करना और उनकी विशेषताओं को प्रकट करना है। ये जीवों की आनुवंशिक विविधता, उनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों और सूक्ष्म धातुओं का प्रतिचित्रण भी करेगा। इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा जीवों की आनुवंशिक सूचना प्राप्त करने के लिए आगामी पीढ़ी के अनुक्रमण और सेंगर अनुक्रमण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में अभी तक गहरे समुद्र और ध्रुवीय महासागरों में अत्यल्प प्रजातियों की ही पहचान की गई है। भूमि की तुलना में महासागरों में प्रजातियों की जानकारी का संग्रहण और विश्लेषण करना अधिक कठिन है। यदि इस पहल के महत्व की बात की जाए तो ये वाणिज्यिक जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों जैसे कैंसर रोधी उपचार आदि में अनुसंधान को सुदृढ़ करेगा। इससे कोशिकीय जैव रसायन और जलवायु परिवर्तन, पोषक तत्वों पर दबाव और बढ़ते प्रदूषण के प्रति महासागर की प्रतिक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि जीनोम प्रतिचित्रण का प्रयोग एक गुणसूत्र के किसी विशेष हिस्से पर एक विशिष्ट जीन की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है और उसी गुणसूत्र पर अन्य जीनों के बीच सापेक्ष दूरी और स्थान को निर्धारित करता है। एक गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए का एक संगठित संकुल है, जबकि प्रोटियोम प्रतिचित्रण कई सामुद्रिक परिस्थितियों में जीवों की जैव भू रासायनिकी की पहचान कर सकता है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से। उत्तरी ध्रुव पर पहली बार एक स्पेस हैरिकेन की पहचान की गई। इसकी ऊंचाई 110 किलोमीटर से 860 किलोमीटर थी। ये प्लाज्मा से युक्त कई सर्पिल भुजाओं के साथ एक वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रहा था। हैरिकेन का केंद्र लगभग स्थिर था, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले हैरिकेन के ही समान था। पहली बार इसका पता वर्ष 2014 में लगाया गया था और अब शोधकर्ताओं द्वारा पूर्वव्यापी विश्लेषण के आधार पर इसकी जानकारी को प्रकट किया गया है। एक स्पेस हैरिकेन प्लाज्मा का एक घूर्णनशील द्रव्यमान है। ये आयनमंडल में विशाल मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। इसने हैरिकेन के नीचे एक विशाल चक्रवात के आकार के ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा का निर्माण किया था। प्लाज्मा एक गर्म आयनित गैस है। इसके अंतर्गत धनात्मक आवेशित आयनों और ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग समान होती है।
प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की अन्य 3 अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस। आयन मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 400 मील की ऊंचाई तक विस्तारित अंतरिक्ष के छोर पर अवस्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पेस हैरिकेन का निर्माण सौर पवन ऊर्जा और आवेशित कणों के पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में असामान्य रूप से वृहद पैमाने पर और त्वरित हस्तांतरण के द्वारा होता है। आइए अब आपको स्पेस हैरिकेन का महत्व बताते हैं। ये उपग्रह कर्षण, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो संचार में विकृति और ओवर द होराइजन रडार, उपग्रह नेविगेशन और संचार प्रणालियों में त्रुटि आदि जैसे अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण मौसमी प्रभावों को समझने में सहायता करेगा। आइए अब आपको बताते हैं ध्रुवीय प्रकाश के बारे में। ध्रुवीय प्रकाश यानी ऑरोरा ऊपरी वायुमंडल में अणुओं के साथ सौर पवनों के ऊर्जावान कणों, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों शामिल हैं, इनके टकराव की वजह से बनते हैं। ये मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा पोलरिस यानी उत्तरी ज्योति कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी ज्योति कहा जाता है। अगली खबर ब्लू इकोनॉमी से। ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था पर प्रारूप पत्र में केंद्र सरकार से समुद्र तल के नीचे दुर्लभ धातुओं के अन्वेषण का सुझाव दिया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक प्रारूप में सुझाव दिया गया है कि भारत को हिंद महासागर में कोबाल्ट से समृद्ध सी माउंट फेरोमैग्नीज क्रस्ट के अन्वेषण का नेतृत्व करना चाहिए। आपको बता दें कि सी माउंट फेरोमैग्नीज क्रस्ट में कई उच्च मूल्य वाली धातुएं जैसे कि कोबाल्ट, प्लैटिनम, सीरियम आदि प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। इनमें कई अन्य सुझाव भी शामिल हैं, जैसे उपयोग योग्य प्लेसर निक्षेपों के अन्वेषण और उन निक्षेपों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय प्लेसर मिशन आरंभ करना चाहिए। प्लेसर निक्षेप अवसादन प्रक्रियाओं के दौरान एक विशिष्ट स्रोत चट्टान से गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा निर्मित मूल्यवान खनिजों का एक संचय होता है। पर्यावरण प्रभाव लेखा परीक्षण के साथ पूर्वेक्षण और खनन के लिए उपयुक्त नीतियों का विकास करना चाहिए। तटीय एवं गहरे समुद्र में खनन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और अनुसंधान एवं विकास के लिए एक रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। आइए अब आपको इन सुझावों का महत्व बताते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक गैजेट्स में बैटरी के लिए प्रयोग होने वाली कोबाल्ट और लिथियम जैसी धातुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में ये सुझाव भारत के समृद्ध तटीय और अपतटीय प्लेसर खनिजों का दोहन करने के लिए उपयोगी हैं, जिनमें निकल, यूरेनियम, थोरियम, टाइटेनियम, बहुधात्विक सल्फाइड, बहुधात्विक मैग्नीज नोड्यूल, तटीय इल्मेनाइट जैसी सामरिक धातुएं शामिल हैं। ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों का संधारणीय उपयोग है। भारत में इसका आकार जीडीपी का लगभग 4% है। अगली खबर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद बायरेक द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को विश्व के समक्ष प्रदर्शित किया। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ यानी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल के निर्माण की घोषणा भी की गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभिन्न उत्पादों को विकसित करने के लिए जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या इनके कुछ भागों का उपयोग करती है। आइए अब भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भारत विश्व के शीर्ष 12 जैव प्रौद्योगिकी गंतव्यों में शामिल है और चीन के बाद ये एशिया में दूसरे स्थान पर है। भारत में इस क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से टीकों और पुनः संयोजक चिकित्सा विधान यानी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स द्वारा संचालित है। इस क्षेत्र को 5 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे जैव चिकित्सा, जिसे बायोफार्मा कहा जाता है, जैव सेवाएं, जैव कृषि, जैव औद्योगिक और जैव सूचना विज्ञान। वर्ष 2019 में इस उद्योग का मूल्य $63 बिलियन था और वर्ष 2025 तक इसका मूल्य $102 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आइए अब जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरंभ की गई पहलों के बारे में। ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल और विनिर्माण चिकित्सा उपकरणों के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रेरित करने और दृढ़ता प्रदान करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना की गई है।
उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन आरंभ किया गया है। उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन यानी NBM के अंतर्गत इनोवेट इन इंडिया I3 का शुभारंभ किया गया है। देश भर में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक्नोलॉजी पार्क और इंक्यूबेटर्स स्थापित किए गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को आधार बनाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को उन सभी विज्ञापनों को हटाने के लिए कहा है जहां पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें प्रयोग की गई हैं। आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक समुच्चय है। अनुच्छेद 324 ECI को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा वाले दिन से परिणाम घोषित होने की तिथि तक प्रभावी रहती है। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद। हाल ही में TPEC ने प्रौद्योगिकियों और व्यापार विनिमय को एकजुट करने के लिए इंडिया टेलीकॉम 2021 का आयोजन किया गया। दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए TPEC को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। TPEC निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का निष्पादन करता है, अपने सदस्यों को व्यापार से संबंधित डेटा प्रसारित करता है और सरकार को नीतिगत अनुशंसाएं प्रदान करता है। समुद्री स्थानिक योजना। भारत और नॉर्वे ने लक्षद्वीप और पुडुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना का संचालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। MSP पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुद्री क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के स्थानिक एवं अस्थायी वितरण का विश्लेषण तथा आवंटन करने की एक प्रक्रिया है। इससे पहले राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र ने चेन्नई, गोवा और कच्छ की खाड़ी के लिए तटीय प्रबंधन योजना विकसित की थी, जो अत्यधिक सफल सिद्ध हुई है। कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता विनियम। हाल ही में ऑटोमोबाइल उद्योग ने कैफे चरण 2 नियमों के कार्यान्वयन को 1 अप्रैल 2024 तक स्थगित करने का आग्रह किया है। इन विनियमों का उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके वाहनों की ईंधन दक्षता में सुधार करना है। ये मानदंड पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG द्वारा चालित यात्री वाहनों के लिए लागू होते हैं। ये विनियम भारत में 1 अप्रैल 2017 से लागू हुए थे। इनके अंतर्गत वर्ष 2022 तक औसत कॉर्पोरेट CO2 उत्सर्जन 130 ग्राम प्रति किलोमीटर और उसके बाद 113 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम होना चाहिए। कैफे विनियम CO2 उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि BS6 के मानदंड वाहनों से अन्य हानिकारक उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्रीय तीर्थयात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ के विकास को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रसाद पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में आरंभ की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य चयनित तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना है। योजना के अंतर्गत गतिविधियों में शामिल है बुनियादी ढांचा विकास, अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी, ATM या मुद्रा विनिमय, पार्किंग, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, परिवहन के पर्यावरण अनुकूल साधन, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि। चाबहार दिवस। भारत, रूस, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की भागीदारी के साथ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान चाबहार दिवस मनाएगा। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी, मकरान तट में स्थित है। ये वस्तुओं और यात्रियों के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चाबहार बंदरगाह भारत की हिंद प्रशांत संकल्पना का एक प्रमुख स्तंभ है, जो यूरेशिया को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का भाग भी होगा, जो मुंबई को ईरान के माध्यम से रूस से जोड़ता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।